नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, बिहार में सियासी घमासान अभी थमा नहीं है कि कांग्रेस ने बड़े आंदोलन का ऐलान कर दिया है। 1 दिसंबर से संसद का शीतकालीन सत्र भी शुरू हो रहा है, जिसमें मोदी सरकार को घेरने की तैयारी विपक्ष ने कर ली है। इस बीच आज एक अहम बैठक में कांग्रेस ने फैसला किया है कि एक बार फिर से दिल्ली के रामलीला मैदान से हल्ला बोल किया जाएगा। आपको बता दूं कि आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने उन 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रभारियों, राज्य इकाई प्रमुखों को, कांग्रेस विधायक दल के नेताओं को और सचिवों के साथ बैठक की, दिल्ली बुलाकर बैठक की। ये इस तस्वीर आप देख रहे हैं जहां SIR चलाया जाएगा। ये वो राज्य हैं, 12 राज्य। इस बैठक के साथ ही मल्लिकार्जुन खड़गे ने चुनाव आयोग को चुनौती दी है कि वो साबित करे कि बीजेपी की छाया में काम नहीं कर रहा है। एक पोस्ट में मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कुछ रखा है आपके सामने रखना चाहता हूं। मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि हमने उन राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के AICC महासचिवों, AICC प्रभारियों और PCC, CLP और AICC सचिवों के साथ एक व्यापक रणनीतिक समीक्षा की, जहां विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR प्रक्रिया जारी है। कांग्रेस पार्टी मतदाता सूची की शुचिता की रक्षा के लिए स्पष्ट रूप से प्रतिबद्ध है। ऐसे समय में जब लोकतांत्रिक संस्थाओं में जनता का विश्वास पहले से ही कम हो रहा है, SIR प्रक्रिया के दौरान निर्वाचन आयोग का आचरण बेहद निराशाजनक रहा है। आयोग को साबित करना होगा कि वो बीजेपी की छाया में काम नहीं कर रहा है और उसे अपनी संवैधानिक शपथ और भारत के लोगों के प्रति निष्ठा याद है, किसी सत्तारूढ़ दल के प्रति नहीं। ये बात यहां पर लिख रहे हैं, बता रहे हैं, बोल रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। इधर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने बताया है कि अब कांग्रेस रामलीला मैदान में एक बड़ी रैली दिसंबर के पहले सप्ताह में करने जा रही है। पवन खेड़ा ने क्या कुछ बताया, आइए जरा सुन लीजिए। आज SIR पे 12 राज्य जिनमें अब SIR एक्सरसाइज शुरू होने वाली है, उस पर एक बैठक हुई जिसमें हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी और लीडर ऑफ ऑपोजिशन श्री राहुल गांधी और तमाम उन राज्यों से संबंधित CWC मेंबर्स, PCC प्रेसिडेंट्स, CLP लीडर्स, जनरल सेक्रेटरी इंचार्जेस और सेक्रेटरीज इंचार्ज सब मौजूद थे। सबने अपनी बात रखी। जो दिक्कतें आ रही हैं चुनाव आयोग से, बिहार का उदाहरण आपके सामने है SIR का, वो सब बातें सबने आपस में साझा की। कांग्रेस पार्टी ने ये निर्णय लिया है कि पहले सप्ताह में दिसंबर के एक बहुत विशाल रैली रामलीला मैदान दिल्ली में होगी। इन तमाम राज्यों के लोग भी होंगे, उसमें नेता भी होंगे। SIR के खिलाफ और जो बदनीयती है चुनाव आयोग, जो राजनीतिकरण चुनाव आयोग का हो गया है, उसके खिलाफ आवाज हम बुलंद करेंगे। 1 तारीख को पार्लियामेंट का सेशन शुरू हो रहा है, पहले सप्ताह में इसलिए ये रैली का आयोजन किया जा रहा है। सबने अपने अपने सुझाव भी दिए, BLAs कैसे अपॉइंट हो रहे हैं वो सारी बातें साझा की। लेकिन सबका अनुभव यही है कि जो बिहार में हुआ वही उसी तरीके का SIR सब जगह किया जा रहा है। टारगेटेड रूप से कुछ लोगों के नाम काटे जा रहे हैं। ये SIR काटने के लिए है, नाम जोड़ने के लिए नहीं है। ये सबका निष्कर्ष इस बैठक में निकला। तो सुन रहे थे आप यहां मल्लिकार्जुन खड़गे पूरी प्लानिंग दिसंबर महीने के पहले सप्ताह में आखिर क्यों कर रहे हैं ये रामलीला मैदान में रैली, और इसके अलावा क्या कुछ है आगे का प्लान। SIR को लेकर भी अपनी बात यहां रखते हुए आज इस बैठक में जो कुछ हुआ उसे सामने लाते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के साथ जो बैठक हुई है उसमें यहां पवन खेड़ा। कांग्रेस के इस ऐलान से तय हो गया है कि अब बीजेपी बिहार में अपने मन की सरकार चाहे बनवा ले, उसे अभी कांग्रेस की चुनौतियों का सामना करना ही पड़ेगा। चुनावी धांधली की इस लड़ाई में कांग्रेस अकेली नहीं है, बल्कि समाजवादी पार्टी, TMC, शिवसेना, NCP जैसे साथी दल भी यही आरोप लगा रहे हैं। और इनके अलावा मायावती और प्रशांत किशोर जैसे बीजेपी के साइलेंट समर्थकों ने भी अब मुंह खोलना शुरू कर दिया है। आज ही प्रशांत किशोर ने कहा है कि 10,000 की घूस देकर JDU को जीत मिली है। यह और बात है कि यह आरोप उन्होंने तब नहीं लगाया जब कांग्रेस और RJD इसे लेकर चुनाव आयोग से शिकायत कर रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ प्रशांत किशोर सीधे वोट चोरी की बात भी कर रहे हैं। प्रशांत किशोर खुद मान रहे हैं कि बिहार में वोट चोरी हुई है। आइए जरा सुनिए, प्रशांत किशोर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, सवालों का जवाब दे रहे थे और उसमें वोट चोरी की बात कर रहे हैं। सुनिए। मैं आपको खुली चुनौती दे रहा हूं, आज चलिए मधुबनी। मैं 3 दिन से प्रेस इसलिए नहीं कर रहा हूं कि मैंने अपने लोगों को वहां भेजा है।
और मधुबनी में मैंने कहा भाई पूछो तो कि उपेंद्र कुशवाहा जी के पार्टी का सिंबल क्या है। 30% लोग को सिंबल नहीं मालूम है कि सिंबल क्या है, और उनको 1 लाख से ज्यादा वहां वोट आया है। मुझे उपेंद्र कुशवाहा जी से कोई लड़ाई नहीं है, उनको उनके पार्टी के प्रत्याशी से कोई मुझे लेना देना नहीं है। मेरा सिर्फ ये कहना है कि ऐसी कौन सी विधा है कि हम लोग 3-3 साल एक विधानसभा में घूम रहे हैं, लोगों को ये नहीं मालूम है कि जन स्वराज का चुनाव चिन्ह क्या है। और ये लोग 10 दिन चुनाव के पहले आए, उस पार्टी का नाम मधुबनी शहर में लोग नहीं जानते हैं, उस पार्टी का सिंबल घर घर पहुंच गया और उसको 1 लाख। तो सुन रहे थे आप, यहां 3 साल से मेहनत कर रहे हैं, लेकिन मधुबनी जैसी जगह में नहीं पता कि हमारे पार्टी यानी जनसुराज का सिंबल क्या है। मगर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, जिसे कोई जानता नहीं था, 10 दिन पहले आती है और 1 लाख से ज्यादा वोट ले लेती है। बहरहाल प्रशांत किशोर अब क्या कहते हैं, क्या करते हैं और क्या नहीं करते हैं, यह मायने नहीं रखता, लेकिन नीतीश कुमार कल क्या करने वाले हैं यह देखना दिलचस्प होगा। बीजेपी उन्हें सीएम बनने दे तब भी जेडीयू को गृह मंत्रालय और विधानसभा अध्यक्ष जैसे पद देने की मांग हो रही है। यानी यहां बीजेपी क्या जेडीयू को विधानसभा अध्यक्ष और गृह मंत्रालय जैसे पद लेने देगी या नहीं देगी, यह देखना होगा। इधर बिहार में बनने जा रही नई सरकार का एक फॉर्मूला भी सामने आया है। इसका औपचारिक तौर पर तो कोई ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन माना जा रहा है कि बीजेपी और जेडीयू को एक समान विभाग मिल सकते हैं, किसी को ना कम मिलेंगे न ज्यादा। इसी तरह चिराग पासवान की पार्टी को भी 2 विभाग दिए जा सकते हैं, यानी उनके कोटे में 2 मंत्री बन सकते हैं। वहीं बीजेपी ने केशव प्रसाद मौर्य को अपना बिहार पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। अब विधायकों और पार्टी हाईकमान के बीच तालमेल वो बिठाएंगे। तो दोस्तों आइए चर्चा करेंगे कि सियासी घमासान में पैर जमा पाएंगे क्या नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी, या कांग्रेस का आंदोलन रंग लाएगा। इन सब के बीच जो कुछ होने जा रहा है, शपथ से पहले नीतीश ने आखिर मोर्चा कैसे खोला हुआ है और कांग्रेस के इस आंदोलन से क्या कुछ होने जा रहा है देश में, इन सब की चर्चा करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, पहले उन सबसे आपका परिचय करवाता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। जरा स्क्रीन पर देखिए, हमारे 5 साथी हैं। अमलेंदु उपाध्याय जी हैं, प्रशांत टंडन जी हैं, फर्राज शाकिब जी सीधे बिहार से जुड़े हुए हैं, और शकील अख्तर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पंकज चतुर्वेदी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप पांचों का स्वागत इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल अब तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। फर्राज शाकिब जी, सबसे पहले आपके पास ही आना चाहता हूं, क्या कुछ चल रहा है बिहार में? फर्राज जी, क्या कुछ चल रहा है बिहार में, यहीं से शुरुआत करते हैं। यहां पर दिल्ली में जो कुछ चल रहा है और आज जो बैठक हुई है कांग्रेस पार्टी की, उस बैठक से क्या कुछ निकल के आया है उस बारे में भी जानेंगे, शकील जी के पास आएंगे तो। लेकिन सबसे पहले आपसे, उधर बिहार में नीतीश बाबू आखिर बोल क्यों नहीं रहे हैं कुछ, और कल क्या वो इस्तीफा देंगे या अभी, और क्यों आखिर अमित शाह पहुंच रहे हैं पटना, उनकी क्या जरूरत है? शाकिब जी, फर्राज शाकिब गायब हो गए। चलिए फर्राज शाकिब जी, आवाज आ रही है? जी 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 आ रही जी। आ रही। सवाल सुना आपने, जरा जवाब जी सुन लिया जी प्लीज। देखिए, नीतीश जी कल इस्तीफा देंगे कि नहीं देंगे, ये तो एनडीए विधायक, नीतीश जी ने एनडीए विधायक दल की बैठक के बाद ही इस्तीफा देंगे, क्योंकि नीतीश जी 1 घंटे की भी मोहलत भाजपा को नहीं देना चाहते हैं। नीतीश जी कल ही इस्तीफा दे देते। पिछले चुनाव में 2015 में जो बैठक कल हुई है, कैबिनेट की अंतिम बैठक, और उसमें जो प्रस्ताव आया है कि विधानसभा भंग किया जाए, ये बैठक 2015 में 14 नवंबर को हुई थी और नीतीश जी ने 20 नवंबर को शपथ लिया था। 14 नवंबर को तत्काल प्रभाव से विधानसभा भंग कर दी गई थी 2015 में जी। उसी तरह से 2020 में 13 नवंबर को यह बैठक हुई थी और तत्काल प्रभाव से विधानसभा भंग कर दी गई थी, और नीतीश जी ने सीएम की शपथ लिया था 16 को। लेकिन इस चुनाव के बाद नीतीश जी 1 घंटे की मोहलत नहीं देंगे भारतीय जनता पार्टी को। वो विधायक दल की बैठक होगी एनडीए की, विधायक दल में वो नेता, विधायक दल के नेता चुने जाएंगे, उसके बाद सबका समर्थन पत्र लेकर के वो राजभवन जाएंगे, राजभवन में इस्तीफा देंगे, समर्थन पत्र देंगे और सरकार बनाने का न्योता एक हाथ से लेकर के राजभवन से वापस आएंगे। मिनट भर का मौका नहीं देंगे भारतीय जनता पार्टी को। अगर कल नीतीश जी ने इस्तीफा दे दिया होता है तो आज भारतीय जनता पार्टी का कोई मुख्यमंत्री शपथ ले चुका होता, और नीतीश जी को पता है कि एक बार अगर उन्होंने मुख्यमंत्री, भाजपा ने अपने मुख्यमंत्री को शपथ दिला दिया
तो उसको हटा पाना असंभव है। और यही कारण है कि नीतीश जी विधानसभा अध्यक्ष का पद भी अपने लिए चाह रहे हैं, मतलब जनता दल यूनाइटेड के लिए चाह रहे हैं। एक बार मुख्यमंत्री पद की शपथ नीतीश जी ने ले ली और विधानसभा का अध्यक्ष पद उनके पास हो गया जनता दल यूनाइटेड के पास, तो बीजेपी के आगे तमाम संभावित खेल कुचक्र और जो ऑपरेशन वगैरह है उस पर विराम लग जाएगा जी। इसलिए नीतीश जी को पता है कि विधानसभा अध्यक्ष पद कितना महत्वपूर्ण है। कई राज्यों में वो खेल देख चुके हैं विधानसभा अध्यक्ष का, इसलिए किसी भी कीमत पर विधानसभा अध्यक्ष का पद भाजपा को नहीं मिलेगा। नीतीश जी अपने किसी विश्वास पात्र को जदयू की तरफ से विधानसभा अध्यक्ष बनाएंगे और ये भाजपा को भी पता है कि मतलब एक बार पेच यही फंसा हुआ है, विधानसभा अध्यक्ष पद को लेकर पेच फंसा हुआ है। नीतीश कुमार सीएम हैं, बनेंगे, ये क्लियर है। ये क्लियर है, सीएम बनेंगे, सीएम नीतीश जी सीएम बनेंगे, इसमें अभी कोई डाउट नहीं है। लेकिन नीतीश जी विधानसभा अध्यक्ष का पद लेकर ही सीएम बनेंगे, ये भी तय है। जी जी, मतलब ये साफ है कि विधानसभा अध्यक्ष का पद भी चाहिए, वरना हम सीएम की कुर्सी भी नहीं। लेकिन दूसरे यहां पर गणित भी हैं, उनको भी सामने हम लेके आएंगे कि बहुत कुछ चल रहा है और ये ऑफर साइलेंट रूप से एक ऑफर महागठबंधन की तरफ से भी दिया जा चुका है नीतीश कुमार को। और कल खुले तौर पर राशिद अल्वी का उस बयान को आप लोगों ने सुना था, अगर नहीं सुना तो दोबारा सुनवा देता हूं। कांग्रेस पार्टी, देखिए कोई नेता, वरिष्ठ नेता है राशिद अल्वी, उन्होंने जो कल बयान दिया था बहुत इंपॉर्टेंट बयान था, उस बयान से भी काफी कुछ बदला है। और कहा जा रहा है कि उसी बयान के बाद से यहां दिल्ली से तय हुआ कि अमित शाह पटना जाकर डेरा डाल दें। अमित शाह सुबह सुबह पटना पहुंच रहे हैं, लेकिन राशिद अल्वी के उस बयान को सुनिए क्या कह रहे थे कल। नीतीश कुमार को अगर आज मुख्यमंत्री बना भी देंगे तो बीजेपी उन्हें 5 साल पूरे नहीं करने देगी। और इसलिए करने नहीं देगी कि नीतीश कुमार जी को अगर वो एनडीए से बाहर भी कर दे तो उन्हें 2-4 एमएलए की जरूरत है। महाराष्ट्र में अगर वो पूरी पार्टी तोड़ सकते हैं तो 2-4 एमएलए को तोड़ना तो बच्चों का खेल है उनके लिए। इसलिए नीतीश कुमार से को मेरी एडवाइस है, आप बीजेपी के मुकाबले में बेहतर आदमी हैं, आपको चाहिए, आपके पास 85 सीटें हैं, 35 सीटें लालू यादव के साथ हैं, आप दोनों मिलकर 120 सीटें हो जाती हैं। और मुझे यकीन है अगर आप मुख्यमंत्री बने और लालू आपको सपोर्ट कर दें तो अवैसी भी आपको सपोर्ट कर देंगे और आप आराम के साथ 5 साल तक 125 सीटों से सरकार चला सकते हैं। ज़्यादा बेहतर होगा कि आप बीजेपी का साथ छोड़ दें, लालू के साथ आएं और मुख्यमंत्री बने और 5। तो ये आप सुन रहे थे राशिद अल्वी ने कल जो बयान दिया है, इसके बाद से काफी चर्चा है पूरे देश में और खासकर दिल्ली में हड़कंप मचा हुआ है कि क्या सचमुच अगर नीतीश बाबू उधर चले गए तो नीतीश बाबू की जो डिमांड है उसको मजबूत यहां राशिद अल्वी के इस बयान ने कर दिया है। और नीतीश बाबू को जैसे कह रहे हैं फर्राज शाकिब जी कि उनको विधानसभा अध्यक्ष भी चाहिए, वो पद भी चाहिए। सुनने में आ रहा है कि गृह मंत्रालय भी चाहिए। फर्राज शाकिब कुछ जोड़ना चाहते हैं, फिर शकील अख्तर जी के पास आता हूं। फर्राज जी देखिए राजीव भाई, सबसे पहले आपको बता देता हूं, एक बार नीतीश जी मुख्यमंत्री पद की शपथ ले लेंगे, उसके बाद उनका अगला टारगेट है अपने विधायक दल को भाजपा से बड़ा करना। और उसमें पहला अटैक जो होगा वो AIMIM के 5 विधायकों पर होगा। 5 में से 4 को तो वो जिस दिन चाहेंगे उस दिन तोड़ के ले आएंगे। जैसे ही 4 इनके साथ शामिल होंगे, जदयू के विधायक दल की संख्या पहुंच जाएगी 89, मतलब इक्वल टू बीजेपी। और उपेंद्र कुशवाहा के 4 विधायक को आप, जब तक नीतीश जी पर खतरा है तब तक आप नीतीश जी का विधायक मान के चलिए। उपेंद्र कुशवाहा के 4, मांझी जी की मैं बात नहीं कर रहा हूं, 13 और 5 18, यानी चिराग और मांझी के 18 विधायकों को छोड़ करके उपेंद्र कुशवाहा के 4 विधायक जिस दिन नीतीश को जरूरत पड़ेगी उस दिन नीतीश के साथ जदयू के सिंबल पे आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो 93-94 जनता दल यूनाइटेड का विधायक दल पहुंच जाएगा आने वाले 6 महीना में, मैं आपको लिख के दे रहा हूं जी। तो यानी ये कौन बड़ी पार्टी, ये यहां पर एक ये भी साबित करने की कोशिश है। चलिए थोड़ा सा इस चैप्टर को, नीतीश बाबू के चैप्टर को अभी फर्राज शाकिब जी जितना बता रहे थे वहीं रखते हैं, आगे बढ़ते हैं। जरा शकील जी दिल्ली के चैप्टर को खोलते हैं जरा, और इसमें
आज जो बैठक हुई है कांग्रेस पार्टी की, इस बैठक से जरा बताइए कि क्या कुछ निकल के आ रहा है, और एक रणनीति जिसमें 1 तारीख से संसद का शीतकालीन सत्र भी शुरू हो रहा है, इस रणनीति में वो भी है आंदोलन, और एक बड़े आंदोलन की तैयारी कांग्रेस कह रही है, वो भी है, क्या कुछ है और राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे काफी आज संजीदगी के साथ ये मीटिंग लेते हुए दिखाई दिए। जी, आज बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक करी कांग्रेस ने, और बिहार के नतीजों के बाद तत्काल ही उन्होंने अपने 12 उन राज्यों की जहां पे SIR शुरू हो चुका है, उनके जनरल सेक्रेटरी, प्रभारी, CLP लीडर, सेक्रेटरीज, सबकी मीटिंग बुलाई। सबसे खास बात यह है कि हार की समीक्षा बिहार की तो कांग्रेस कर ही रही है, मगर उसके साथ एक कदम और आगे जाकर कि आगे क्या करना है उसकी तैयारी भी शुरू हो चुकी है। और कार्यकर्ता भी और जनता भी यही चाह रही थी। जो लोग बात कर रहे थे आंदोलन की, उसकी भी शुरुआत कांग्रेस ने कर दी है, और आज बाकायदा घोषणा कर दी है कि पहले सप्ताह में दिसंबर के दिल्ली के रामलीला मैदान में एक बड़ी सभा की जाएगी। वेणुगोपाल ने कहा है कि लाखों लोग उसमें शामिल होंगे, और पहले सप्ताह का मतलब है कि वो बहुत जल्दी होगी, क्योंकि 1 तारीख से सोमवार है, 1 दिसंबर को 1 दिसंबर को संसद का सत्र शुरू हो जाएगा। और इस सत्र में भी कांग्रेस और पूरा विपक्ष बहुत ही आक्रामक तरीके से चुनाव आयोग की भूमिका पर सवाल उठाएगा। आज भी बैठक जो हुई है उसमें सारे राज्यों के लोगों ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाए। बिहार का संदर्भ तो था ही, अपने अपने राज्यों के बारे में सबने कहा कि वहां पे चुनाव आयोग जो है वोट काटने के लिए ये सारी की सारी कवायद कर रहा है। इतना मुश्किल इसका प्रोसेस बना दिया गया है कि इसको भरना बहुत मुश्किल है। सबसे पहले हर आदमी को, चाहे नया हो या पुराना, ये देखना पड़ रहा है कि 2003 की वोटर लिस्ट में वो था या नहीं, और अगर वो नहीं था तो उसके पिता थे, माता थी, दादा दादी, नाना नानी, वो सारी डिटेल आज जिस तरह से लोगों ने बताई वो आश्चर्यचकित करने वाली थी। हर राज्य के लोगों को टाइम मिला और हर राज्य के लोगों ने बताया कि ये प्रोसेस इतना मुश्किल है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं, अपने अपने कार्यकर्ताओं को हर जगह लगा रहे हैं वोटर की मदद करने के लिए, मगर ये काम बेसिकली चुनाव आयोग का है, और चुनाव आयोग का काम है कि कोई वोट रह नहीं जाए। लेकिन इस पद्धति में जो वोट हैं वो वापस बने रहेंगे या नहीं बने रहेंगे, ये बहुत मुश्किल है। और बिहार का उदाहरण बार बार दिया गया कि इसी तरह से वह 65 लाख वोट काटे गए, और साथ में ये भी याद दिलाया गया कि इसी तरह से वहां करीब 30-35 लाख नए वोटर जोड़े गए। वो किस आधार पे और क्यों जोड़े गए ये किसी को पता नहीं। तो कांग्रेस जो है आज शुरुआत कर दी, और कांग्रेस ने यह भी स्पष्ट किया कि ये कांग्रेस पार्टी का ही जो मीटिंग होना है, बैठक होना, जो सभा होना है, आम सभा रामलीला मैदान में, वो कांग्रेस की होना है। विपक्ष के साथ मिलके, इंडिया गठबंधन के साथ मिलके अगले स्टेज में वो अपने कार्यक्रम शुरू करेगी। और एक जो सबसे खास बात रही है वो ये रही है कि हर राज्य का नेता इस बात के लिए पूरी तरह तैयार होकर आया था कि वो अपने राज्य में गड़बड़ियां नहीं होने देगा, और जितना भी संभव होगा वो रोकने की कोशिश करेगा। और इसके लिए वो पूरी की पूरी मदद मांग रहे थे सेंट्रल से, अपने AICC से, कि आप भी हमारे लिए कुछ उपलब्ध कराइए, कुछ लोग उपलब्ध कराइए जो इसके जानकार हों, जिन्होंने बिहार में काम किया हो खास तौर से, ताकि हम लोगों को एक वो मिल सके। तो जल्दी ही एक कोई ट्रेनिंग जैसी चीज़ भी कांग्रेस शुरू करेगी, जिसमें अपने इन 11 और 12 राज्यों के लोगों को बताएगी कि किस तरह काम करना है, बिहार में गड़बड़ियाँ किस किस तरह से हुई थी और उन्हें किस किस तरह से रोका जा सकता है। जी राजीव जी। जी
बिल्कुल। यहां पर बिहार के बाद एसआईआर को लेकर जो परेशानियां उत्पन्न हुई और एसआईआर के कारण जैसे कांग्रेस ने बताया था कि 128 सीटें यहां एनडीए के खाते में चली गई, इसलिए अब जबकि 12 राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है और इसलिए कांग्रेस यहां पहले से सतर्क है, सजग है। और सतर्क इसलिए है क्योंकि अब जो आगे आने वाले राज्य हैं उसमें खासकर केरल, तमिलनाडु, इन राज्यों में कांग्रेस दोबारा, कांग्रेस अपने साथी, केरल में तो खुद अपने दम पे अपने साथियों के साथ, और एलडीएफ यूडीएफ का मामला है कांग्रेस वहाँ केरल में, लेकिन डीएमके के साथ तमिलनाडु में, और फिर पश्चिम बंगाल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कांग्रेस के लिए कि वो ममता बनर्जी के साथ कितना आगे बढ़ती है। पिछली बार याद कीजिए, पिछले चुनाव में कांग्रेस का खाता भी नहीं खुल पाया था वहाँ के विधानसभा में। और लेकिन असम बहुत इंपॉर्टेंट है, असम में एसआईआर नहीं हो रहा है लेकिन असम में एसआईआर नहीं है। तो कुल मिलाकर बात यही है कि एसआईआर के कारण जो कुछ दिखा, जो मिला यहाँ बिहार में, हाथ में जो आया, सिर्फ 6 सीटें कांग्रेस के हाथ में आई हैं। अब सतर्क है कांग्रेस यहां पर। जरा जल्दी से प्रशांत जी आपके पास आता हूं, फिर पंकज जी आपके पास। प्रशांत जी, इधर थोड़ा सा फिर अभी रुकना चाहता हूं, मैं बिहार चलना चाहता हूं आपके जरिए। और जो बातें यहां कह रहे थे फर्राद शाकिब जी, उन बातों में कितना दम आपको दिखाई दे रहा है कि यहां 2 सीटें और विधानसभा अध्यक्ष का पद क्यों चाहिए नीतीश बाबू को। और दूसरी बात कि 85 सीटें हैं नीतीश बाबू की पार्टी के पास, 89 है बीजेपी के पास। बीजेपी अभी सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन जो बात यहां फर्राद शाकिब कह रहे हैं इसमें दम इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि 4 सीटें उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा के सांसद हैं और जल्दी उनकी सांसदी चली जाएगी। अगर वो इधर आते हैं, नीतीश बाबू के साथ आते हैं, तो शायद राज्यसभा में दोबारा जा सकते हैं। तो सबको कुछ ना कुछ सियासी तौर पर लालच भी तो है, यह भी देखा जाए। लेकिन और भी क्या कुछ है बिहार में? देखिए, सबसे ज्यादा तो बीजेपी को इतनी खूबसूरती से नीतीश कुमार ने जो है चेकमेट किया है कि 90% स्ट्राइक रेट के बाद भी मुख्यमंत्री इनका नहीं बन पाएगा। तो आप बीजेपी की विडंबना सोचिए आप। दूसरा कि जो फर्राद शाकिब साहब बता रहे थे, नीतीश कुमार, पहली बात तो ये कि कभी भी विधानसभा भंग करने की जो सिफारिश होती है, जो कन्वेंशन अभी तक है कि नतीजे आते हैं और कैबिनेट की आखिरी मीटिंग होती है जिसमें इस्तीफा होता है, विधानसभा भंग होने की सिफारिश होती है, दोनों चीजें एक साथ गवर्नर को कन्वे होती है। नीतीश कुमार ने यहाँ कोई बदलाव किया और वो बदलाव जो है वो इसीलिए किया कि वो कल भी हमने चर्चा की थी कि कितना ये दिखा रहा है कि बीजेपी और जेडीयू के बीच में एक अविश्वास है। ये पार्टनर्स के बीच में एक बात नहीं है, कोई राइवलरी है, कहीं कोई अविश्वास है कि अगर हमने कुछ 1 घंटे के लिए भी अगर हमने छोड़ा ये मुख्यमंत्री पद तो दूसरा कुछ ना कुछ इंतजाम हो जाएगा जी। तो ये एक अविश्वास दिखाता है और ये अविश्वास बीजेपी के अंदर तक है। स्पीकर की पोस्ट, क्योंकि वो ऑपरेशन लोटस में महत्वपूर्ण किरदार अदा करता है स्पीकर, महाराष्ट्र के एग्जाम्पल देख लीजिए आप। तो स्पीकर जो है वो ऑपरेशन लोटस को उनको डिफ्यूज करना है कि जेडीयू को बीजेपी तोड़ ना पाए, इसलिए उनको स्पीकर चाहिए। और मजे की बात राजीव जी कि पिछली बार के जो स्पीकर थे इस आउटगोइंग विधानसभा के, नंद किशोर यादव जी, वो बीजेपी के थे। उसके पहले जो स्पीकर थे वो अवध बिहारी चौधरी, वो आरजेडी के थे। जब पलटी मारी खेल हुआ तो स्पीकर भी बदला और स्पीकर बीजेपी का आया। लेकिन बीजेपी के जो नंद किशोर यादव थे वो लगता है उनकी अंतरात्मा की आवाज जाग रही थी, तो उनको टिकट इस बार उनका कट गया। 5 बार के विधायक पटना साहिब के, उनका टिकट कट गया। 7 बार के विधायक पटना साहिब के, उनका टिकट कट गया, तो अब वो रेस के बाहर हो गए। वरना नीतीश कुमार को उनसे कोई दिक्कत नहीं होती मेरे ख्याल से। तो अब मामला वही है कि डिप्टी स्पीकर, स्पीकर कौन होगा।
तो नीतीश कुमार केवल ये भी नहीं चाहेंगे कि डिप्टी स्पीकर भी बीजेपी का बन जाए, वो भी चाहेंगे कि डिप्टी स्पीकर भी कुशवाहा की पार्टी का हो या किसी और पार्टी का, माइनस चिराग पासवान। तो ये जो कुनबे के अंदर जो है वो भी काफी डिफरेंसेस हैं। तो नीतीश कुमार की पहली प्रायोरिटी तो ये है कि मुख्यमंत्री बने, और उसमें कोई लोचा नहीं, कोई झोल नहीं होना चाहिए एक सेकंड की भी। और दूसरा कि वो ऑपरेशन लोटस को किस तरीके से बचाए अपनी पार्टी को। एक और जो चर्चा बहुत है पटना में भी और दिल्ली में भी, वो ये कि ये सब होने के बाद पार्टी को भी नीतीश कुमार रिस्ट्रक्चर करने जा रहे हैं। तो संजय झा और ललन सिंह के बारे में भी कुछ आगे आने वाले दिनों में फैसले होंगे। तो ये सब चीजें एक साथ हो रही हैं और ये बहुत रोचक है। पटना में सबसे रोचक ये है कि बीजेपी 90% स्ट्राइक के बाद भी मुख्यमंत्री अपना नहीं बना पाएगी, और जब से बीजेपी का जन्म हुआ है बिहार में मुख्यमंत्री बीजेपी नहीं बना पाई है। इस बात को नीतीश कुमार ने चेकमेट कर दिया है फिलहाल तो। दूसरी बात कि नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने से आरजेडी कांग्रेस को भी कोई बहुत प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार जिस तरीके की सरकार चलाते हैं वो बहुत सांप्रदायिक सरकार नहीं चलाते हैं। उनकी सरकार कम से कम जो है वो सब कुछ नहीं करती जो उत्तर प्रदेश में बीजेपी की या असम में बीजेपी की सरकार है या मध्य प्रदेश राजस्थान में बीजेपी की सरकार करती है। तो इसलिए उनको भी बहुत दिक्कत नहीं है अपोजिशन को भी नीतीश कुमार के नाम पे। तो फिलहाल बीजेपी यहाँ पे थोड़ा सा वो फंसी हुई दिखाई देती है। जी राजीव जी बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ बीजेपी थोड़ी फंसी हुई, और सबसे बड़ी पार्टी होने के बाद भी क्या बीजेपी मुख्यमंत्री के पद पर अपने किसी विधायक को बैठा पाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन इसमें बहुत सारे गणित चल रहे हैं, एक दो गणित और भी चल रहे हैं कि चिराग पासवान भी साथ में आ जाएं, उनकी जो 19 सीटें हैं वो भी साथ में आ जाएं, और फिर केंद्र की सत्ता से भी नरेंद्र मोदी को हटाने की बात हो, और उसमें नीतीश बाबू को सीधे यहाँ प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठाया जाए। तो बहुत कुछ गणित में, सियासी गलियारे में बहुत सारी बातें चल रही हैं, उस पर ज़्यादा माथापच्ची करने की ज़रूरत नहीं है। अभी पूरा का पूरा फोकस जो है वो कल की बैठक पे है, और जो पटना में होने जा रही है बैठक उस पे है। क्या नीतीश बाबू को एनडीए अपने विधायक दल का नेता चुनेगा, और अगर विधायक दल का नेता वहां जो चुन के नीतीश बाबू को मुख्यमंत्री पद पे लाते हैं, तो नीतीश कुमार की जो शर्तें हैं उसको भी क्या बीजेपी मानने जा रही है? अगर नहीं मानेगी तो फिर क्या होगा? और क्या यहां दोनों, इधर ऑपरेशन लोटस और उधर सेंधमारी दूसरे दल में भी, ये सारी जो चीजें दोनों साइड से चल रही हैं, जो चुप्पी है नीतीश बाबू की वो क्या कहती है, उस पर आते हैं। लेकिन उससे पहले पंकज जी आपसे जरा समझना चाहता हूं कि क्या आपको लगता है यहां दिल्ली से लेकर बिहार तक, और उसमें भी बिहार की सत्ता अभी देखिए, अभी तक कुछ भी ओपन नहीं है, कुछ भी ओपन नहीं है। 20 तारीख को अगर शपथ है, परसों शपथ ग्रहण समारोह अगर है, वो भी घोषित तौर पे नहीं है, तो फिर चल क्या रहा है बिहार में, और क्या कुछ चल रहा है दिल्ली में? रूप से पूरे देश के संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी का जो मूल चरित्र, उसके आकलन के अकॉर्डिंगली देखना होगा। आप देखिए कि पिछले 30 साल में भारतीय जनता पार्टी का रिकॉर्ड रहा है कि उसने जिस क्षेत्रीय दल के साथ में साझेदारी की है उसे आने वाले 10 में वो खा गई है, हर दल के साथ में। लेकिन नीतीश कुमार के साथ ऐसी प्रॉब्लम हो रही है कि नीतीश कुमार को खा नहीं पा रही है, उनके दल को नहीं तोड़ पाई। आप देखिए कि जो एक जिसको कहा जाता था शिवसेना, जिसने कांग्रेस का विपक्ष तैयार किया था महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी या जनसंघ को कभी कोई नहीं पूछता था, उसकी कोई वक़्त नहीं थी। उन्होंने शिवसेना सरीखी ताकतवर पार्टी को घर तोड़ दिया, शिरोमणि अकाली दल को लगभग खत्म कर दिया। असम गण परिषद की हम लोग हालत देख चुके हैं। थोड़े दिन के लिए उन्होंने AIADMK को छुआ था तमिलनाडु में, तो उसको भी उन्होंने चपट कर दिया। जिस दल को हाथ लगाया इन्होंने, जिस दल के साथ गए, उसको गप करने का इनका एक अतीत रहा है।
बिहार में मेरे साथ दिक्कत जा रही है कि नीतीश कुमार को ये गप नहीं कर पा रहे। देखिए, बहुत स्पष्ट फिर मैं आपको बोल रहा हूं, मेरी नीतीश कुमार के प्रति कोई सहानुभूति नहीं है, मैं उनसे कोई उम्मीद नहीं रखता हूं। वो कम सांप्रदायिक हैं या अधिक सांप्रदायिक हैं, ये आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी का एक खेल होता है। हर काल में वो एक गुड कॉप और बैड कॉप का खेल खेलते हैं कि ये सॉफ्ट चेहरा है और ये हार्ड चेहरा, इससे ज्यादा इसमें कुछ भी नहीं है। जो मेरी जानकारी है, बिहार में जो कॉन्फ्लिक्ट है वो 3 पदों को लेकर है, होम मिनिस्ट्री, डिप्टी चेयरमैनशिप एंड स्पीकर। नीतीश कुमार का कहना है कि यदि आप स्पीकर का पद लेते हो तो आपको एक ही उप मुख्यमंत्री का पद मिलेगा और गृह मंत्रालय नहीं मिलेगा। एक इस तरीके का वहां पर काफी बार्गेन है, क्योंकि क्या है कि जेडीयू का जो सबसे बड़ा खतरा है वो ये है कि जेडीयू के बहुत सारे लोग जो टॉप के हैं, जिनके आपने नाम भी लिए अभी, संजय वाच वगैरह, ये सब लोग भारतीय जनता पार्टी के कॉन्ट्रैक्ट पे है। और नीतीश कुमार को सबसे बड़ा खतरा है कि यदि उनकी पार्टी का ये शिवसेना करेंगे तो उसमें इन्हीं लोगों का खेल होगा, क्योंकि उनके एक व्यक्ति पहले जाकर केंद्र में मंत्री बन चुके हैं इसी तरीके से। तो बिहार में जो चुनाव चोरी से इन्होंने जीत लिया, देखिए बिहार में चोरी भी बड़ी खूबसूरत तरीके से की गई जी। एक मतदाता सूची की चोरी, एक मैनिपुलेशन ऑफ वोटिंग, और तीसरा गोटियां कहां कैसे बिठाई जाए। कम्युनिस्ट पार्टी का एमएलए जो अपने इलाके में सबसे ज्यादा लोकप्रिय था, बस उसकी प्रॉब्लम थी कि वो मुसलमान था, जो आदमी आज भी थैला लेके सब्जी लेने बाजार जाता था, उसको हराने के लिए वहां पे एआईएमआईएम को खड़ा कर दिया, 55,000 वोट ले गया, हार गया। अभी आप एक उदाहरण मैं आपको बता रहा हूं कि अनंत सिंह वाला केस सबको मालूम है जी, मोकामा दुलारचंद यादव का जो गांव है तारतर, दुलारचंद यादव जिसकी हत्या हुई जी, उस गांव में अनंत सिंह का एजेंट नहीं था, एजेंट नहीं बिठा पा रहा था वो, लेकिन उसके बावजूद वहां पे 264 वोट अनंत सिंह को मिले, आरजेडी को केवल 174 वोट मिले, और दुलारचंद यादव जिस प्रियदर्शी का प्रचार कर रहे थे उसको केवल 15 वोट मिले। उस गांव में आज की तारीख में कोई ये मानने को तैयार नहीं है कि हमारे गांव में अनंत सिंह को इतने सारे लोगों ने वोट दिया होगा, क्योंकि वह जातिगत समीकरण भी उस तरीके की है। जी। तो ये ऐसे बहुत सारे उदाहरण सामने आ रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य क्या है, मैं आपको थोड़ा सा इसमें बिहार से बाहर निकलना चाहूंगा। दुर्भाग्य के कारण यह है कि जो कांग्रेस है, हमको इस पर क्या करना चाहिए, इस पर एक निर्णय। देखिए, आपको एक चीज बताऊं, मैं यहां पर आपको हरियाणा का उदाहरण दूं। हरियाणा में उचाना से ब्रजेंद्र सिंह 34 वोट से हारे, हाई कोर्ट ने उसमें आदेश दे दिया कि रिकाउंटिंग की जाए वोटों की। आज का तारीख तक उस पर इंप्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा है, ठीक है। और वो ब्रजेंद्र सिंह अभी हरियाणा में पूरी पदयात्रा निकाल रहा है, उसकी कोई ज्यादा चर्चा नहीं हो रही है। देखिए, संगठन स्तर पर कांग्रेस एसआईआर के लिए क्या तैयारी कर रही है, शकील साहब बता रहे थे, मुझे तो कोई तैयारी नहीं दिख रही। मैं तो बिल्कुल दिल्ली से सटे हुए गाजियाबाद जिले में रह रहा हूं, पूरे जिले में मुझे कहीं भी कांग्रेस का एक कार्यकर्ता एसआईआर के लिए किसी को मदद करते सड़क पे चलते नहीं दिखा। केवल आरएसएस के लोग हैं जो बीएलओ को कब्जा किए हुए हैं। एक चीज तो इतने लंबे समय से बीएलओ टीचर विचर भर्ती हुए हैं, जो अर्बन एरिया में पोस्टिंग है, वो जाहिर है कि वो इन्फ्लुएंस है। और मैं जिन जिन मतदाता केंद्रों पर गया हूं, वहां पे स्थिति है कि केवल आरएसएस के लोग बैठे हुए हैं। एसआईआर को लेकर बिहार में हमने बहुत सारे दावे किए, सामने दिखा, लेकिन हमने क्या किया? जनता को हमने भरोसा नहीं दिलवा पा रहे हैं कि यदि ये गलत हो रहा तो हम इसको रोकने के लिए कर रहे हैं। ये जो दिक्कत कांग्रेस की है, कांग्रेस को इससे ओवरकम होना होगा। यदि ग्राउंड पे आपके कार्यकर्ता नहीं है, तो जैसे आज अखिलेश की पार्टी ने शुरू कर दिया कि उत्तर प्रदेश में 30 से 35 सीट कांग्रेस को देंगे, फिर वही स्थिति होगी कॉन्फ्लिक्ट की।
11 सीटों में कंफ्लिक्ट कांग्रेस के साथ हुआ और 11 के 11 में महागठबंधन हार गया। तो कांग्रेस को भी अपनी इसके अंदर जमीन पे पकड़ दिखानी होगी और यह मान के चले कि अब यदि कोई आरजेडी है या समाजवादी पार्टी तो उसके पास में पूरा की पूरा यादव वोट बैंक है, ये गणित को आप छोड़ दीजिए, ऐसा बिल्कुल नहीं बचा है। ये यादव बाहुल्य जो जिले थे सुपौल सारण सब में हमने सामने देख लिया है नरपतगंज की जगहों में। तो एक ही चिंता का विषय में इसमें थोड़ा सा इसमें मेरा दूसरा मत है। देखिए है क्या कि चाहे वो आरजेडी हो कांग्रेस हो, आप देखिए इनके वोटों में कोई प्रतिशत में कोई कमी नहीं आई है। जो लोग इनके थे वो इनके हैं, इंटैक्ट हैं। यादव बहुल में यादवों ने वोट दिया है आरजेडी को, मुसलमानों ने वोट दिया। लेकिन ये जो प्रशांत किशोर की एक बात से सहमति है, यही बात हम लोग भी लगातार पहले दिन से कह रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा को जो 10 दिन पहले मधुबनी पहुंचते हैं उनको 1 लाख से ज्यादा वोट कैसे मिल जाते हैं। और ये देखिए कि इनके ये पूरा महागठबंधन का पूरा वोट बैंक इंटैक्ट, उतनी पिछली बार से ज्यादा वोट आए हैं आरजेडी को। इस बार सबसे ज्यादा वोट आरजेडी के खाते में, सीटें भले उतनी तब्दील नहीं हो पाई। अगर ये कटके छटके जाते उधर तो फिर ये बात होती कि चलो हाँ यहां से कट के चले गए और एनडीए में चले गए। ये जो पूरा का पूरा खेल हुआ है इसमें 2 पार्ट है, एक एसआईआर का और दूसरा ईवीएम में, जिसको पुष्पम प्रिया चौधरी, प्रशांत किशोर ऐसे नेता लगातार कह रहे हैं। अब ये देखिए पुष्पम प्रिया चौधरी का ये कल का बयान है और इसमें उन्होंने ये भी किया है, थोड़ा इसको थोड़ा और थोड़ा एक्सपोज कीजिए, जूम इन कीजिए जरा मैं पढ़ पाऊं। हाँ ये देखिए, दरभंगा में नामांकन के बाद स्थानीय स्तर पर हमें बताया गया कि ईवीएम में महागठबंधन के उमेश सहनी का क्रमांक 6, मेरा क्रमांक यानी पुष्पम प्रिया का क्रमांक 7 और जनसुराज के आरके मिश्रा का बटन 8 नंबर बटन होगा। पर 24 घंटे के अंदर उसे ऊपर से बदलकर 5, 6, 7 कर दिया गया। ये यहां पे और मशीन में शायद तय किया जा चुका था कि 6 नंबर के वोट नंबर 2 पर संजय सरावगी को ट्रांसफर करने हैं, पर महागठबंधन को 6 नंबर पर रखने से भंडाफोड़ हो जाता। यह जल्दबाजी में इनकी पहली तकनीकी चूक है। मशीन में एक बार ट्रांसफर का फॉर्मूला तय हुआ तो बेचारा यह गलती सुधार नहीं पाया कि मुझे अपने हजारों नाते रिश्तेदारों वाले होम टाउन दरभंगा में छोटे छोटे निर्दलियों से भी कम वोट आना और मुस्लिम वोटरों वाले बूथ पर रिकॉर्ड वोट बीजेपी उम्मीदवार को मिल जाना राजनीतिक व सांख्यिकीय दोनों रूप से असंभव है। मतगणना के दौरान स्वयं बीजेपी उम्मीदवार के काउंटिंग एजेंट हतप्रभ थे कि जहां से कभी वोट नहीं आया वहां वोट कैसे आ रहा है। पर नियति ने इस बार तय कर लिया है कि इनका पर्दाफाश कर ही देना है। इस बार इन्होंने इतनी गलती की है और मेरे पास हर बूथ पर इतने सबूत हैं कि इनका पोल खुलना तय है। तो ये पुष्पम पर ठीक है, ये बहुत बड़ी नेता नहीं है पंकज जी, ये बहुत बड़ी नेता नहीं है। देखिए मैंने तो अभी दुलारचंद के गांव का उदाहरण बताया, लेकिन मैं जो चीज बोल रहा था यादव बाहुल्य जिलों की, मैं आंकड़ों के साथ बोल रहा हूँ। मैं सीरियसली मैं आंकड़ों के साथ बोल रहा हूँ वो चीज कि जो सोचते थे कि एक मुश्त वोट गिर रहे हैं। देखिए वोट अधिक मिलने का दूसरा कारण है, वोट अधिक मिलने का सबसे बड़ा कारण आरजेडी का कांग्रेस के साथ में पैक्ट है और कांग्रेस ने इस बार अपनी पकड़ बनाई है। कांग्रेस का कैंडिडेट जहां नहीं था, लेकिन कांग्रेस के तो 2-4 वोट थे जो कभी आरजेडी को वोट नहीं देते थे, उन सबने आरजेडी को वोट दिया इस बार। ये एक बहुत, आपको वो कोई माने चाहे ना माने, लेकिन कांग्रेस ने बिहार में अपनी पकड़ बनाई थी इस बार। क्योंकि देखिए मैंने आपको पहले भी बोला, एक एसआईआर का खेल है, दूसरा वोट मैनिपुलेशन का खेल है और तीसरा गोटियां कैसे बिठाएं इसके ऊपर खेल है। अब आप बताइए ना कि 11,000 करोड़ रुपया वर्ल्ड बैंक से उधार लेते हो और वो आजीविका दीदी को बांट देते हो, और आजीविका दीदी चुनाव में काम कर रही है। इतना बड़ा अवैध काम आप सोच नहीं सकते कि जिनको आप 10-10 हजार रुपए दे रहे हो, वो इलेक्शन में लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए लगा रखा है उन्होंने आपने उसको इलेक्शन कमीशन का टूल बना दिया। वो जो आजीविका दीदी जिनको 10,000 रुपए आपने दिए, वो चुनाव आयोग के लिए काम कर रही थी वहां पर। तो ये
मैं इस बात से कतई इनकार नहीं कर रहा हूँ। पंकज जी माफी चाहूंगा, फिर मैं बीच में टोक रहा हूं। जी, ये सब कुछ सही है, ये सारे गणित वहां पे फेल हो जाते हैं, हमारे आपके गणित वहां फेल हो जाते हैं जब 202 सीटें आती हैं। 202 सीटें आती हैं, यस। ये ना जिसको हम बियॉन्ड द इमेजिनेशन है, जिस तरीके का अंतर पे सीटें अधिक आई हैं, वो बिल्कुल ही जैसे था कि 140, 150, 160 हम मान लेते चुनाव से आई है, लेकिन 200 से ऊपर सीट आना चुनाव से तो नहीं आ सकती है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। लेकिन वही स्थिति है कि आगे आखिर क्या किया जाए। मैं आपको बताऊं कि क्या चुनाव आयोग ये जो रैली किया जाए, चुनाव आयोग है ना, को टाइट किया जाए और कुछ नहीं किया। भाई मैं तो सोचता था कि ये जो रैली दिल्ली में की जा रही है, काश गाजियाबाद या नोएडा में करके उत्तर प्रदेश में मैसेज दिया जाता, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा एक ध्यान के देखिए, उत्तर प्रदेश में जब तक कांग्रेस मजबूत पकड़ नहीं बनाएगी, उसको आने वाले दिनों में हमें चुनौती झेलनी पड़ेगी। जी राजीव, कर रही है कांग्रेस मीटिंग कर रही है। देखिए हमारे आपके बीच देखिए कांग्रेस की बड़ी बैठक इंदिरा भवन में वहां मीटिंग चल रही है और फिर आंदोलन भी है और इनकी तैयारियां, इनकी बातों को हम लोग पहुंचाते ही हैं जन जन तक। विपक्ष सबसे बड़ा विपक्ष है और मीडिया का काम भी है विपक्ष का साथ देना, हम साथ देते हैं और सवाल पूछना। इसमें खुल के मैं कहता हूं, मीडिया निष्पक्ष नहीं होता है, मीडिया एक पक्षीय होता है, मीडिया का एक पक्ष होता है और वो पक्ष होता है विपक्ष। मैं बार बार कहता हूं, खुल के बोलता हूं। बिल्कुल सरकार से सवाल पूछना मीडिया का काम है, बिल्कुल। हमें उसकी तारीफ करना सवाल थोड़ा काम है। अगर उसके लिए तो सूचना प्रसारण मंत्रालय है, बिल्कुल भाई तारीफ करने के लिए सूचना प्रसारण मंत्रालय है। अभी प्रिंट मीडिया के उन्होंने रेट बढ़ा दी विज्ञापन के, जी तो वो है ना। जी बिल्कुल। अमलेंदु जी चलते हैं बिहार, और बिहार चलें तो साथ साथ देखिए कितने लोग चले गए हैं। यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान, यूनियन मिनिस्टर राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह और जेडीयू नेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट संजय झा और बीजेपी एमएलए फ्रॉम दानापुर, ये सब दिल्ली में थे और ये सब चले गए हैं, पहुंच गए हैं वहां पटना, और कल सुबह पहुंच रहे हैं माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी। इतना बड़ा जमावड़ा, और कल विधानसभा भंग होनी है। नीतीश बाबू ने चिट्ठी दी कि 19 तारीख को भंग कीजिए, आज नहीं कीजिए। अब 19 तारीख क्या पता नहीं, मुहूर्त निकाल के गए थे, क्या करके गए थे। कल दिन कौन सा है, बुधवार है, पता नहीं, मुझे ये सब मुहूर्त के बारे में पता नहीं, लेकिन फिर भी तो गए कि कल 19 तारीख को कीजिए। इतने लोगों का बिहार पहुंचने का क्या मायने है? क्या सब कुछ ठीक है अमलेंदु जी? राजीव जी, सब कुछ ठीक है, बिल्कुल एकदम सब कुछ ठीक है। और नीतीश कुमार जब तक है तब तक सब ठीक ही ठीक है। असल में दिक्कत क्या है राजीव जी बीजेपी के साथ, कि बीजेपी षड्यंत्रकारियों की पार्टी है। नीतीश कुमार दांवपेच वाले राजनीतिज्ञ हैं। तो ये बड़ा जमीन आसमान का राजीव जी अंतर है। षड्यंत्र करने में बीजेपी का कोई मुकाबला नहीं, लेकिन अगर राजनीति के दांवपेच करने हैं तो वो नीतीश कुमार से बेहतर दांवपेच कोई नहीं कर सकता। आखिर 20 साल से सबको नचा रहे हैं नीतीश कुमार अपनी उंगली पर और राज कर रहे हैं बिहार में, तो ये उनकी कहा जाए राजनीतिक कुशलता है। मतलब उनका एक बढ़िया जो है मैनेजमेंट है, वो दांव चलना जानते हैं। हालांकि कहा जाता था मुलायम सिंह के बारे में कि वो राजनीति में चरखा दांव चलते हैं, लेकिन वो मुलायम सिंह तो कहे ही जाते थे चरखा दांव चलते हैं, मगर असली चरखा दांव तो 20 साल से नीतीश कुमार चल रहे हैं। और जिनके विषय में खुद लालू प्रसाद यादव ने भरी लोकसभा में कहा था कि हमारे मित्र नीतीश कुमार बैठे हैं, सबके तो मुंह में दांत होते हैं, इनके पेट में दांत हैं। तो नीतीश कुमार के पेट के दांत जब तक सही सलामत हैं तब तक षड्यंत्रकारी भाजपा नीतीश को कोई पटक नहीं दे पाएगी, इसमें थोड़ा संदेह है। हालांकि ये बहुत सी चीजें समय समय पर बदलती रहती हैं। साथ दांत भी गिरा करते हैं, तो नीतीश कुमार के बहुत से दांत गिर चुके होंगे, ऐसा नहीं है। चूंकि लंबा राजनीतिक समय हो चुका है तो वो थोड़े से दांत कमजोर हो सकते हैं, लेकिन पेट के दांत अगर थोड़े से भी बचे हैं तो भारतीय जनता पार्टी को थोड़ी दिक्कतें होंगी। तो नीतीश कुमार जो कर रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के लिए दिक्कतें बढ़ा रहे हैं और
भारतीय जनता पार्टी का सपना जो है वो एकदम से पूरा होने नहीं जा रहा है। कम से कम राजीव जी कल तो पूरा नहीं होने जा रहा है, जिसकी संभावनाएं दिखाई पड़ रही हैं कि कल तो भारतीय जनता पार्टी का सपना पूरा नहीं होने जा रहा है। कि जो अटल जी का सपना था कि अपनी सरकार बनाएंगे। देखिए सब पहुंच चुके हैं, ये जो हम बता रहे थे सब पहुंच चुके हैं, पटना पहुंच चुके हैं। ये तस्वीरें आ रही हैं, सीधी तस्वीरें वहीं से आ रही हैं और ये तमाम तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं। जी प्लीज। जी राजीव जी, तो मैं यही कह रहा था कि जो नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच चल रहा है, तो वो तू डाल डाल में पात पात का जो खेल है, उसमें अभी नीतीश कुमार ही भारी पड़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी अगर चाहे कि आज वो नीतीश कुमार को पटखनी दे देगी तो ये संभव नहीं है, किसी भी हाल में ये आज संभव नहीं है। और यही राजीव जी भारी दुख है भारतीय जनता पार्टी को कि भाई इतना सब किया, ज्ञानेश कुमार जी की इतनी सेवाएं ली और उसके बावजूद ज्ञानेश कुमार जी की सेवाएं अगर बेकार चली जाए राजीव जी, तो क्या करे भारतीय जनता पार्टी? मतलब कहाँ मुंह छुपा के रोए? आप दर्द समझिए अमित शाह जी का, आप दर्द समझिए मोदी जी का, कि इतना सब करने के बावजूद अगर अपना मुख्यमंत्री नहीं बना पा रहे हैं, तो इसके लिए नीतीश कुमार कहीं ना कहीं से तो कुछ ना कुछ काम के आदमी लगा दिखाई पड़ते हैं। तो नीतीश कुमार अपना कर रहे हैं। तो यहां मुझको राजीव जी लगता है कि भारतीय जनता पार्टी भी कुछ नहीं कर सकती। अब जो अमित शाह पहुंचेंगे सुबह और तमाम ये सब पहुंच रहे हैं, हालांकि दिलीप जायसवाल जो है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, वो सुबह कह रहे थे कि 20 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह होगा और अमित शाह आ रहे हैं, प्रधानमंत्री आ रहे हैं, तमाम केंद्रीय मंत्री आ रहे हैं। लेकिन शपथ ग्रहण किसका होगा भाई? दूल्हे का नाम तो बताओ। बारात लेके जा रहे हो 20 तारीख को, तो वो 20 तारीख को बारात किसकी है? वो दूल्हे का नाम अभी तक नहीं आया है। तो इसलिए नीतीश कुमार ने जनफर्रा कह रहे थे कि नीतीश कुमार इस्तीफा तब देंगे जब एनडीए की बैठक हो जाएगी और उसमें नेता चुन लिए जाएंगे। और अगर नहीं होता है तो नीतीश कुमार ऐसे इस्तीफा नहीं देंगे। तो फिर जो फर्रा का ही मैं उदाहरण लेता हूं कि वो 14 फीट की सड़क जो है उसे लांघने में उनको 14 सेकंड नहीं लगेगा। तो ये लोग तैयार बैठे हैं कि मतलब अगर फलांगना है नीतीश कुमार को तो फलांगे, थोड़ी सी हिम्मत दिखाएं। और राजीव जी इस बार अगर नीतीश कुमार ये 14 फीट की सड़क फलांगते हैं तो मोदी जी जो हैं वो दिल्ली में नहीं टिक पाएंगे, ये फिर तय हो जाएगा। तो बहुत कुछ खेल होने हैं। और जिसकी तरफ आपने इशारा किया था वो हालांकि सोशल मीडिया की, उसमें कुछ शोशेबाजियां भी शामिल हैं। लेकिन जिस तरीके से कल चिराग पासवान का एक वक्तव्य आया राजीव जी, आपने उस पर अगर गौर किया हो, और वो था जब उनसे रोहिणी आचार्य के बयान के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मेरे उस परिवार से संबंध है, मैं उसको अपना परिवार मानता हूं, मैं इस तरह की टिप्पणी पारिवारिक मामलों में नहीं कर सकता। तो जो चिराग पासवान की ये टिप्पणी है और चिराग पासवान के दिल में जो दर्द है कि मोदी जी ने उनका सामान जो था सड़क पर निकलवा कर फेंकवाया था और उनके पिता का चित्र, बाबा साहब अम्बेडकर का चित्र, संविधान जो था वो सड़क पर पड़ा हुआ था, तो क्या चिराग पासवान को अगर मौका मिले बिहार का मुख्यमंत्री बनने का और चाचा को प्रधानमंत्री बनाने का, तो क्या ये चीजें खेल नहीं हो सकते हैं? तो हालांकि ये सब राजीव जी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज होती हैं, लेकिन फिर भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज अगर आती हैं तो कहीं ना कहीं अंदर कुछ ना कुछ धुआं चल रहा होता है, विकल्पों पे बातचीत चल रही होती है। तो हो सकता है इन विकल्पों पे भी कुछ ना कुछ काम हो रहा हो। और नीतीश कुमार के बारे में तो एक बात जो चिराग तेजस्वी यादव ने खुद कही थी विधानसभा में कि हमारे चाचा पलटी नहीं मारेंगे, इसकी गारंटी तो मोदी जी भी नहीं दे सकते। तो बहरहाल समय आएगा तब मालूम पड़ेगा कि चाचा पलटी मारते हैं कि नहीं मारते हैं। लेकिन एक बात तय है कि अभी चाहे अमित शाह कितने बड़े भी चाणक्य हों, और राजीव जी देखिए जब सरकार में होते हैं, केंद्र की सत्ता आपके पास होती है, ईडी सीबीआई सब आपके पास होते हैं, अडानी अंबानी आपके पास होते हैं, तो सबसे बड़े चाणक्य फिर आप हो ही जाते हैं। आज मेरे पास अडानी अंबानी आ जाए और केंद्र सरकार आ जाए मेरे पास, तो मैं सबसे बड़ा चाणक्य हो जाऊंगा, भले ही धेलेवाल का मुझे कुछ ना आता हो। तो वो चाणक्य इसी स्तर पे होते हैं, तो वो चीजें हैं। लेकिन ये चाणक्य जो है राजीव जी कब धरे के धरे रह जाएंगे, क्योंकि मैंने कहा ना कि अपराधियों की जो एक होती है क्षमता, वो अपराध की दृष्टि से ही सोच सकते हैं। वो ये सोच सकते हैं नीतीश कुमार को कहाँ नुकसान पहुंचाया जा सकता है, कहाँ किसको किस तरीके से नुकसान पहुंचाया जा सकता है, कहाँ किसको लोया बनाया जा सकता है। लेकिन भाई राजनीति में अपराधी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अपराधियों का वर्चस्व बढ़ता चला जा रहा है और जब से मोदी जी आए हैं तब से अपराधियों का वर्चस्व और बढ़ गया है। लेकिन फिर भी राजनीतिज्ञ अभी जिंदा है तो राजनीति चलती है। और समाजवादियों के बारे में एक बात बहुत प्रसिद्ध है राजीव जी, कि समाजवादी जो हैं वो बहुत लड़ाकू होते हैं और खूब लड़ते हैं, बाहर लड़ते हैं, और जब बाहर लड़ने वाला नहीं मिलता है तो घर में लड़ते हैं।
तो लालू प्रसाद यादव के घर को लेकर जो बातें चल रही थी, जो कि बाहर लड़ाई अब थी नहीं तो घर में लड़ रहे थे और मीडिया इसको लेकर चल पड़ा। तो ये समाजवादी है, तो नीतीश कुमार भले ही जो है वो नखदंत विहीन समाजवादी हो, लेकिन वो जरासीम जो है वो अभी है, मतलब थोड़े बहुत समाजवादियों वाले। तो इतना आसान नहीं है कि नीतीश कुमार को कोई गुजरात से आके चाणक्य जो है वो पाटलिपुत्र की धरती पर इतनी आसानी से पटनी दे दे। भाई षड्यंत्रकारी सफल हो जाए वो अलग बात है, लेकिन राजनीतिज्ञ जो है वो कोई आके नीतीश कुमार को गुजरात से आकर पटकनी दे देगा, ये राजीव जी मुझको कम से कम अभी असंभव लगता है। बाकी समय है, बलवान होता है, लोग हारते जीतते सब कुछ रहते हैं, तो समय अगर बलवान है और नीतीश कुमार का समय वास्तव में खराब आ चुका है तो नीतीश कुमार हार जाएंगे, वरना फिर देखा जाएगा। जी जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार, जरा और समझना चाहता हूं, ये सब पहुंच चुके हैं, क्या कुछ होने जा रहा है फर्राज शाकिब जी? ये तमाम नेताओं की अभी लिस्ट देख रहे थे, और न सिर्फ लिस्ट बल्कि विजुअल्स अभी आप देख रहे थे, सब पहुंच चुके हैं। देखिए, शपथ ग्रहण की तो तैयारी 20 तारीख को गांधी मैदान में चल ही रही है। आज तो नीतीश जी जायजा लेने भी पहुंचे थे सम्राट चौधरी के साथ कि कैसा पंडाल बन रहा है, कैसी लाइटिंग की व्यवस्था हो रही है। वो तमाम चीजें अपनी जगह है, लेकिन नीतीश चचा अपनी जगह है। नीतीश चचा कल ही इस्तीफा दे देते, लेकिन नीतीश चचा ने इस्तीफा नहीं दिया, क्योंकि उनको पता है कि एक बार शपथ ग्रहण हो जाएगा उसके बाद तो कोई टस से मस नहीं कर सकता है उनको। तो बीजेपी इस बार जो है इसी बात पर असल पेंच फंसा हुआ है, अब आकर के विधानसभा स्पीकर के पद को लेकर के। अब विधानसभा स्पीकर का पद जो है वो जितने जल्दी तैयार हो जाए भाजपा की, ठीक है आपका है, उतनी जल्दी शपथ ग्रहण हो जाएगा। एनडीए विधायक दल की बैठक होनी है कल, उसमें नीतीश जी नेता चुने ही जाएंगे, ये इसमें कोई शक शुबा की गुंजाइश नहीं है। एक पोस्ट किया, लिखा है अखिलेश यादव ने, ये पोस्ट देखिए अखिलेश यादव का, अभी का है, फेसबुक पे इन्होंने लिखा है, एक्स पे नहीं, एक्स पे अभी थोड़ी देर में हो सकता है लिखे हैं, फेसबुक पे है कि भाजपा ने अपने इनसे जिस पद का वायदा किया था उसको छोड़कर इन्हें बाकी सारे पद और जिम्मेदारियां दी जा रही हैं। जहां पर्ची से फैसला होता है वहां क्या ये पर्ची पढ़ने जा रहे हैं? भाजपा पर्यवेक्षक नहीं, दरअसल पर्चवेक्षक यानी पर्चीवेक्षक जी, भाजपा पर्यवेक्षक नहीं बल्कि दरअसल पर्चीवेक्षक भेजती है। भाजपा और लोकतंत्र विलोम हैं, ये बात भाजपा और लोकतंत्र विलोम हैं। ये यहाँ पर अखिलेश यादव ने अभी से थोड़ी देर पहले, ये फेसबुक पोस्ट है सोशल मीडिया पे, अब थोड़ी देर में हम ट्विटर पे भी देख सकते हैं, लेकिन अभी से 18 मिनट पहले का ये है। इससे साफ समझ में आता है ये कौन है, ये कौन है। शकील जी, फर्राज शाकिब जी, अपनी बात पूरी कीजिए। ये कौन है जो लिख रहे हैं? ये भाजपा ने इनसे जिस पद का वायदा किया था उसको छोड़कर इन्हें बाकी सारे पद और जिम्मेदारियां दी जा रही हैं। यानी अखिलेश यादव भी ये समझ रहे हैं और वो उनका भी कटाक्ष सीधे नीतीश बाबू पे है। देखिए, एक चीज तय मानिए कि एक बार नीतीश जी मुफ्त ले लेंगे और विधानसभा के स्पीकर का पद अगर जदयू के पास रह गया तो भाजपा का अपना अटल जी का सपना साकार 5 साल भी पूरा नहीं होगा, और ये सरकार नीतीश जी ही पूरा करेंगे, और नीतीश जी अगर नहीं पूरा करेंगे तो भतीजा पूरा करेगा। इसको आप मान करके चलिए कि नीतीश जी अगर पूरा नहीं करेंगे तो भतीजा पूरा करेगा, और इस पर सहमति बन गई है, अंदर खाने सहमति बन चुकी है। नीतीश जी किसी भी हाल में अपनी सहमति से भाजपा का मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे बिहार में, यह तय हो चुका है। अब ललन सिंह इनके खाने में रहे, इनके खाने से उधर चले जाए। उपेंद्र कुशवाहा की बात जहां तक है, उपेंद्र कुशवाहा अभी राज्यसभा में है, अप्रैल 26 तक उनका राज्यसभा का टेन्योर है। बहुत संभव है कि उपेंद्र कुशवाहा आगे राज्यसभा ना जाएं। 4 विधायक नीतीश जी की तरफ और उपेंद्र कुशवाहा विधान परिषद में जाके बिहार में मंत्री बन के बैठ जाएं। नीतीश जी के पास इतना नंबर तो है ही कि वो एक विधान परिषद की सीट उपेंद्र कुशवाहा को दे सकते हैं, आरजेडी मिल जाएगी तो बिल्कुल। तो ललन सिंह 2014 में चुनाव हारे, 2015 में महागठबंधन की सरकार बनी, नीतीश जी एमएलसी बन के बिहार में मंत्री हो गए। उपेंद्र कुशवाहा भी बन जाएंगे एमएलसी और बिहार में मंत्री हो जाएंगे। तो ये बड़ा भाई और भाई समान दोस्त वाला फॉर्मूला कभी खत्म नहीं होता है बिहार की राजनीति में, कम से कम अभी तक तो खत्म नहीं हुआ है। बड़ा भाई मतलब उपेंद्र कुशवाहा के लिए बड़े भाई नीतीश कुमार, और भाई समान दोस्त का मतलब लालू जी के लिए नीतीश जी और नीतीश जी के लिए लालू जी। ये वाली जो है ना, ये फॉर्मूला, ये बिहार की राजनीति में जब तक स्टैब्लिश्ड है तब तक शायद ही अटल जी का सपना बिहार में साकार हो पाए। अब तो इसीलिए विधानसभा अध्यक्ष का पद नीतीश जी को चाहिए,
कि एक बार ये शपथ ले लेंगे तो महाराष्ट्र की तरह ये हाल नहीं कर सकेंगे। जी। उद्धव ठाकरे ने तो वहां हड़बड़ी कर दी थी, इस्तीफा दे दिया था। वो तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हम आपको बहाल नहीं कर सकते क्योंकि आपने इस्तीफा दे दिया है, जी है ना। क्योंकि और भगत सिंह कोश्यारी ने उनको, बिल्कुल भगत सिंह कोश्यारी ने बहुमत साबित करने के लिए कहा था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने अनैतिक माना था। तो इसलिए नीतीश जी को बहुमत साबित करने के लिए गवर्नर नहीं कह सकते। अभी कह दें फ्लोर टेस्ट के लिए तो ठीक है, लेकिन एक बार शपथ ले लेंगे नीतीश जी, उसके बाद उनको गवर्नर साहब भी नहीं कहेंगे कि आप बहुमत साबित कीजिए। तो ये वो जी जी बिल्कुल 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 आप सही कह रहे हैं। जरा जल्दी से शकील जी मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं अखिलेश यादव के उस ट्वीट के बाद से क्या क्या है उस ट्वीट में? राजीव जी, अखिलेश ने जो पर्यवेक्षक का जिक्र किया है, पर्यवेक्षक पर्यवेक्षक तो लिखा है, पर्यवेक्षक भी लिखा है जी। मतलब पर्यवेक्षक जो है उनके राज्य के ही जा रहे हैं, हाँ और उनके परम मित्र ही जा रहे हैं जी, केशव प्रसाद जी। और वो जा रहे हैं जिनको लेके पहले कहते रहे कि ये जगह लेंगे योगी की। तो जो यूपी की राजनीति के अपने आंतरिक वो हैं, उसको लेके पूरा मजा जो है वो अखिलेश यादव ले रहे थे। केशव प्रसाद मौर्य को लेकर भी केशव कभी कभी आते हैं, मिलते हैं अखिलेश से भी, कभी कभी अपनी पार्टी को दिखाने के लिए अखिलेश पे हमला भी करते हैं जी। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब देखिए इंटरेस्टिंग क्यों है? इंटरेस्टिंग इसीलिए है ये सारा का सारा कि वहां पे नीतीश जो है वो लगातार अविश्वसनीय है। नीतीश की जो अविश्वसनीयता है वो बिहार के लिए बहुत गंभीर बात है कि सरकार जिसका वादा कर रहे थे मोदी जी, विकास करेंगे, ये करेंगे, सरकार ही अस्थिर हो रही है बनने से पहले। एक अस्थिर सरकार क्या करेगी क्या नहीं करेगी कहना बहुत मुश्किल है। क्लियरिटी होना चाहिए, सब कुछ साफ होना चाहिए कि भाई जीत के आए हैं नीतीश कुमार, वो मुख्यमंत्री थे, वो मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, घोषणा हो जाना चाहिए थी। लेकिन पहले दोनों पार्टियों की अलग अलग विधायक दलों की बैठक हो रही है, संयुक्त बैठक नहीं हो रही है, बाद में संयुक्त बैठक होगी। तो ये सारे जो दांव पेच हैं, तो बीजेपी आखिरी तक ये कोशिश करेगी कि वो क्या कर सकती है। ये भी हो सकता है कि 6 महीने के लिए नीतीश जी को आराम से बना दे और 6 महीने बाद तोड़फोड़ करे वो उनकी पार्टी के अंदर। ये भी हो सकता है कि उन्हें कोई आश्वासन दे। वो वादा करने में तो मोदी जी माहिर है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों चुनाव 1.5 साल बाद होने वाले हैं, 27 में होने वाले हैं, 1.5 साल बचा है खाली। तो राष्ट्रपति का आश्वासन, उपराष्ट्रपति का आश्वासन, बहुत सारे लोग इस उम्मीद में बैठे हुए हैं। जो बिहार के गवर्नर साहब हैं वो भी इसी उम्मीद में बैठे हुए हैं कि दोनों में से एक पोस्ट उनको मिल जाएगी। खैर, तो बिहार में जो हो रहा है वो तो हो ही रहा है, लेकिन दिल्ली में बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ ये। कांग्रेस को जो मैसेज देना चाहिए था वो आज उसने दे दिया, और उसने बड़े स्पष्ट शब्दों में आज की मीटिंग में कहा है, आर पार की लड़ाई, डू और डाई, बड़ा साफ बोला है। और चुनाव आयोग पे बड़े सीधे हमले किए हैं कि ये चुनाव आयोग मोदी के इशारों पे काम कर रहा है। वेणुगोपाल ने, जो संगठन महासचिव है, उन्होंने एक उदाहरण दिया कि केरल में स्थानीय निकाय के चुनाव की प्रक्रिया चल रही है और 9 दिसंबर को पहले चरण का मतदान है, और वहां पे ये तेजी के अंदर एसआईआर करवा रहे हैं। उन्होंने कहा ये गंभीर बात है, ये चुनाव आयोग नहीं सुन रहा। उन्होंने चुनाव आयोग का नाम लेके कहा कि कितने बीएलओ ने आत्महत्या कर ली, कितना दबाव है उनके ऊपर, बीएलओ के ऊपर। बीएलओ भी इंसान है, सरकारी कर्मचारी हैं, उनसे आप कह रहे हैं 15 दिन में काम कर दो, 1 महीने में काम कर दो, इस तरह काम कर दो। एक तो होता है काम करना कि जो ठीक काम हो वो करना है, एक काम इस तरह का होता है कि इनके नाम काटना है और इनके नाम जोड़ना है। तो ये जो है बीएलओ के ऊपर हुआ है, और हमें लगता है कांग्रेस बाकी लोगों को भी इसे बोलना चाहिए। तमाम जगह आईएएस एसोसिएशन और राज्य के जो प्रशासनिक सेवाएं बोल जाती हैं, कहाँ बोलती है? जहां उनकी जरूरत सरकार को होती है। आजकल वो सत्य के साथ नहीं बोलती, अपने आदमी के लिए नहीं बोलती। बाकी जो कर्मचारी संगठन है उन्हें कि भाइयों के ऊपर इतना अत्याचार क्यों हो रहा है। तो आज की इस मीटिंग में वो सारी बातें कही गई
यह भी बताया गया कि 5 करोड़ हस्ताक्षर इकट्ठे हुए हैं चुनाव आयोग के खिलाफ। 5 करोड़ कम नहीं होते हैं देश भर से। यह भी बताया वेणुगोपाल ने कि इस एसआईआर पे सुप्रीम कोर्ट ने 5 आदेश दिए थे और पांचों के पांचों जो है वो चुनाव आयोग के खिलाफ थे। तो हर तरह से एसआईआर गलत साबित हो रहा है, एसआईआर जो है भेदभाव वाला साबित हो रहा है। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि क्या करना चाहिए, तो वही हो रहा है कि चुनाव आयोग पर अंकुश लगाना चाहिए, चुनाव आयोग को कसना चाहिए, चुनाव आयोग पर सवाल उठाना चाहिए। तो विपक्षी दल यही कर सकता है। जो उसके ऊपर प्रभावी कार्रवाई है, अंकुश लगाने की कार्रवाई है, उसको अपना आदेश मानने के लिए मजबूर करने की कार्रवाई है, वो तो सुप्रीम कोर्ट ही कर सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश थे, अच्छे आदेश थे, मगर उन्हें लागू नहीं किया गया। तो ये जो है एक बहुत ही गंभीर किस्म का मामला है। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि जिसके लिए कांग्रेस से कहा जा रहा था कि वो लड़ नहीं रही है, सड़क पे नहीं आ रही है, ऐसा नहीं कर रही है, तो उसने बताया कि भाई इससे ज्यादा सड़क पे आना क्या होगा। 2 हफ्ते की वोटर अधिकार यात्रा राहुल ने निकाली थी बिहार के अंदर। 2 भारत जोड़ो यात्राएं इतनी बड़ी, हाथरस पैदल जाते हुए उन्हें सड़क पे गिरा दिया गया था। आंदोलनों की कमी नहीं है। सवाल यह है कि आप उन्हें देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे। आप उन पे निगाह ही नहीं डाल रहे, आप उनको मान ही नहीं रहे। और एक बात आप स्टीरियोटाइप कहते जा रहे हैं कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। होंगी गलतियां कांग्रेस की, हम खुद मानते हैं, तेजस्वी की गलतियां होंगी, सारे विपक्ष की होंगी। लेकिन जिससे मुकाबला करना है वो तो रथी है और आप विरत हैं। चुनाव आयोग का काम है कि ग्राउंड लेवल बराबर होना चाहिए। लेकिन यहां तो हजारों करोड़ रुपया बीजेपी के पास है। राजीव जी, 2015 के चुनाव में जब हम बिहार गए तो हम तो उससे उतने आश्चर्यचकित नहीं हुए, लेकिन वहां के लोगों ने इतना आश्चर्यचकित होकर बताया कि इतना पैसा यहां आ रहा है। क्योंकि हम उससे पहले जो है यूपी का चुनाव, दूसरे राज्यों का चुनाव देख चुके थे मोदी जी का, तो हमें मालूम था कि मोदी जी कितना पैसा खर्च करने वाले हैं। बिहार ने 2015 के चुनाव जैसा पैसा कभी नहीं देखा था। और 2025 का वहां तो पैसा जिसे कहते बह रहा था। कैसे मुकाबला करेगी कांग्रेस या कोई भी विपक्षी दल, कैसे मुकाबला करेगा? आप ट्रेन भर भर के यहां से आदमी भेज रहे हैं वोट डालने के लिए। तेजस्वी तो नहीं बुला सकते थे अपने आदमियों को, यहां से कांग्रेस तो नहीं बुला सकती थी। जेन्युइन वोटर को नहीं बुला सकती थी, और वहां से उन्होंने नकली वोटर को पहुंचाया। तो ये लड़ाई बराबरी की नहीं है, गैर बराबरी की लड़ाई है पूरी की पूरी। लेकिन इस गैर बराबरी को भी लड़के, जिसे एक बहुत पुरानी कहावत है कि देखिए किस तरह एक दिया तूफान से लड़ रहा है, वो शायद एक गाना भी है कोई, तो उस तरह से कांग्रेस और विपक्ष मुकाबला कर रही है और जनता की इच्छाओं और आकांक्षाओं के अनुरूप कर रही है। जी राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। और ये आखिर ये लड़ाई जा किधर रही? जब प्रशांत जी, थोड़ा आपसे भी समझना चाहता हूं, और जो अखिलेश यादव का जो ये अभी जो पोस्ट है उसके क्या मायने निकाले जाएं? अनम्यूट कीजिए जी। हाँ, जी ठीक है जी। वो केशव प्रसाद मौर्य की मजे ले रहे हैं वो, और कुछ नहीं। वो उनके राज्य के हैं और उनको उनके नाम पे चुनाव लड़ा गया जाता है, उनको मुख्यमंत्री बनाया नहीं गया जाता है। अब उनको ऑब्जर्वर बना के भेजा जा रहा है, तो वो उनके ऊपर है कटाक्ष। बेसिकली वो उत्तर प्रदेश में अपना वो मजा उनसे ले रहे हैं। लेकिन देखिए, कल सुनील शुक्ला जी ने यहाँ पे बड़ी पते की बात की थी। उन्होंने कहा था, और उससे मैं सहमत भी हूँ, उन्होंने कहा था कि अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे तो बिहार में एनडीए की सरकार भी नहीं बनेगी। ये उसका एक लाइन में विश्लेषण जो है अब जो हो रहा है उसका ये है। अब नीतीश कुमार को स्पीकर भी चाहिए। असली टसल जो हम लोग चर्चा कर चुके, साकिब साहब भी कर चुके, कि असली टसल स्पीकर है, क्योंकि उनको अपनी पार्टी बचानी है। तो ये जो वॉर ऑफ नर्व्स है, ये अब पटना में खेला जाएगा। नीतीश कुमार को कोई दिक्कत नहीं कि आप अडानी को पावर प्लांट लगाने दीजिए, जो भी पावर परचेज एग्रीमेंट होगा वो सब होगा।
तो असली खेल ये है। और अब देखिए, समझने की जरूरत क्या, जरा सा हम रिवाइंड करें घटनाओं को पिछले 3-4 दिन की, कि चुनाव के नतीजे आते हैं, बीच नतीजों के बीच, मतलब चुनाव परिणाम आ रहे हैं उसके बीच में वो जाते हैं और ललन सिंह से मुलाकात करते हैं और पार्टी के दूसरे नेताओं से मुलाकात करते हैं। अब वो समझ में आ रहा है कि वो क्या चल रहा था। उसके बाद रिजल्ट के बाद वो खामोश हो जाते हैं, बिल्कुल घर में कैद, ना कोई बधाई, ना कोई जीत का संदेश, ना मतदाताओं को शुक्रिया, कुछ नहीं, खामोश। वो खामोश नहीं थे, वो तैयारी कर रहे थे इन्हीं सब चीजों की जो अब अनफोल्ड हो रहा है। उसके बाद वो गवर्नर साहब के पास जाते, कैबिनेट मीटिंग में मैं पहली बार देख रहा हूँ कि पोस्ट डेटेड चेक जैसे होता है, तो पोस्ट डेटेड उन्होंने कैबिनेट का रेजोल्यूशन दिया है कि 19 तारीख को आप विधानसभा भंग कीजिएगा, इमीडिएट इफेक्ट नहीं होगा, उसमें भी इस्तीफा जो है वो रोक लेते हैं। तो ये जो घटनाएं हैं वो दिखा रही है कि कितना केयरफुल तरीके से नीतीश कुमार चल रहे हैं, शतरंज की एक एक बाजी की तरह, एक एक चाल की तरह। और उन्होंने बड़े बड़े खिलाड़ियों को अभी इस वक्त जो है वो पैदल किया हुआ है। अब देखते हैं कि कल नीतीश कुमार इसको कैसे, एक लड़ाई तो वो जीत गए हैं मुख्यमंत्री पद वाली, वो तो उसमें तो अभी फिलहाल कोई संदेह नहीं है, लेकिन उनको असली लड़ाई जो है वो स्पीकर की है। स्पीकर अगर नहीं होगा तो जेडीयू टूट जाएगी। तो वो उनको ऑपरेशन लोटस की भी तैयारी रखनी है कि ऑपरेशन लोटस भी ना होने पाए। और उसके बाद वो जो अगला जो उनका कार्यकाल होगा वो बड़ा रोचक होगा। अब वो बड़ी कंफर्टेबल सीट पे हैं, वो 43 सीटें नहीं उनके पास, अब उनके पास कंफर्टेबल सीटें हैं। 85 कम नहीं होती हैं सीटें। हाँ, नीतीश कुमार की सेहत ठीक हो गई है अब जी, सीटों के साथ साथ सेहत भी ठीक हो गई है। सीटें आते ही उनके पास तमाम विटामिन सब आ गए, तो वो फिर से चैतन्य है, बिल्कुल उनका दिमाग काम कर रहा है एकदम। तो इसलिए बड़ा मुश्किल होगा बीजेपी को, क्योंकि सीजन पॉलिटिशियन है और उनके तमाम जगह संपर्क हैं। कोई मतलब लालू परिवार से भी उनके संबंध, बातचीत कहीं ना कहीं चल रही होगी, सब जगह उनकी बातचीत चल रही होगी, उनकी कांग्रेस से भी बातचीत चल रही होगी। आपको याद होगा कि जब वो पलटी मारने वाला खेल हुआ था तो सोनिया गांधी के साथ बातचीत करने के बाद ही हुआ था। तो उनके सब जगह जो है वो इस वक्त हॉटलाइन जो है वो बहुत चल रही होगी, और वो जानते हुए कि उनके फोन भी हो सकता है कि सुने जाते हों, लेकिन वो बहुत ही होशियार पॉलिटिशियन है और देखिए क्या करते हैं। और एक आखिरी बात, जो बात हो रही है आंदोलन की, देखिए इस पे तो हम लोग कई दिन तक चर्चा करनी चाहिए। सबसे बड़ी बात जो शक्ति जी कहते कि लेवल प्ले फील्ड सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। जब तक लेवल प्ले फील्ड नहीं होगी चुनाव बेकार है, चुनाव का कोई मतलब नहीं है, ऐसे ही रिजल्ट आएंगे जैसे अभी आ रहे हैं। आप तो प्रशांत किशोर कह रहे थे कि कुशवाहा के सिंबल कोई नहीं जानता था। वो तो अगर आपके पास आपने इलेक्टोरल रोल अपना बना लिया तो बिजली के खंबे को खड़ा कर दीजिए, लेटर बॉक्स को खड़ा कर दीजिए, वो भी चुनाव जीत जाएगा। तो मुश्किल ये है कि लेवल प्ले फील्ड, इलेक्शन कमीशन कैसे काम करे। तो ये जो आंदोलन की रूपरेखा है इसके 3 हिस्से में देखता हूँ। एक जो ऑन गोइंग इलेक्शन प्रोसेस है, जगह जगह के विधानसभा के चुनाव आएंगे, अभी बीएमसी का चुनाव आएगा, वो चुनाव की तैयारी अपनी जगह है। एसआईआर जो चल रहा है उसमें तैयारी अपनी जगह है। और एक डिसाइसिव आंदोलन, मतलब निर्णायक आंदोलन, ये नहीं कि आंदोलन केवल आंदोलन के नाम पे कि रैली हुआ और सोशल मीडिया पे
और ट्विटर फेसबुक पे चल गया। एक डिसाइसिव आंदोलन की रूपरेखा बननी चाहिए। डिसाइसिव आंदोलन कैसे होता है? जैसे जेपी आंदोलन था। डिसाइसिव आंदोलन होता है जैसे कि वीपी सिंह ने किया था। तो नॉन इलेक्टोरल आंदोलन डिसाइसिव होना चाहिए। इसके तमाम सारे बहुत डिटेल होगी, उसमें मैं यहाँ पे समय खराब नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन एक डिसाइसिव बड़े प्रशांत जी का वीडियो डाउन हो रहा है प्रशांत जी, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात आप यहाँ बता रहे हैं। और नीतीश बाबू की बात, नीतीश कुमार, अगर एक शर्त ये भी है कि 2 सीएम नहीं, 2 डिप्टी सीएम नहीं, एक डिप्टी सीएम, यानी शर्तें पूरी रख रहे हैं पंकज जी। नीतीश बाबू इस बार बिल्कुल खुल के खेल रहे हैं, ये सेहत वहत सब ठीक है, अब बिल्कुल खुल के खेल रहे हैं जी। जो अभी कुछ देर पहले हमारे पास जानकारी आई है, क्योंकि देखिए ट्विटर तो डाउन हो गया है, ट्विटर जी कल सुबह से बंटाधार है, अभी भी डाउन है। लेकिन कुछ हमारे जो सीनियर मित्र हैं वहां पर वो ब्यूरोक्रेसी लेवल पर बातचीत है कि एक चीज नीतीश कुमार साफ कर चुके हैं, क्योंकि विधान परिषद में उनका स्पीकर है, अध्यक्ष, इसीलिए विधानसभा में उनको अपना स्पीकर चाहिए। वो बहुत स्पष्ट कर चुके हैं इसके ऊपर। तो विधानसभा अध्यक्ष को वो कोई कंप्रोमाइज करने नहीं जा रहे हैं। अब जो इतना बड़ा काफिला गया है ना दिल्ली से, उसके चरित्र को समझिए आप। केशव प्रसाद मौर्य एक स्टूल वाले मंत्री हैं, और चूंकि इस बार दलित बड़ी संख्या में जीते हैं एनडीए की तरफ से, तो एक चेहरे के रूप में उनको भेजा गया है। धर्मेंद्र प्रधान भारतीय जनता पार्टी का थैली वाला चेहरा है, जो जहां पे कैश मैनेजमेंट होता है धर्मेंद्र प्रधान करते हैं। पेट्रोलियम मिनिस्ट्री में तब भी थे, और अभी एजुकेशन में तो उनका दायरा और बढ़ गया है। उनके अंडर में 167 ऑटोनोमस बॉडीज हैं, जिसके चेयरमैन से लेकर कुलपति अपॉइंट करने के क्या रेट हैं, खुलेआम कभी शास्त्री भवन के बाहर से निकलो मालूम पड़ जाएगा। अमित शाह इसलिए क्योंकि अमित शाह डंडे से कंट्रोल करते हैं, तो मैन पावर, मसल पावर और मनी पावर, तीनों के प्रतिनिधि के रूप में 3 लोग वहां भेजे गए हैं। ये तीनों का जाना, 3 अलग अलग दिशा के लोगों को जाना, वो तो स्पष्ट बता रहा है कि गुत्थी इतनी सरल नहीं है कि सहजता से सुलझ जाएगी। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से नीतीश कुमार को हड़प करना चाहते थे, मैं फिर कह रहा हूं, वो हड़प नहीं कर पाई। और भारतीय जनता पार्टी की चिंता इस समय महाराष्ट्र में भी बढ़ी हुई है, क्योंकि महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के साथ के लोग जो हैं, वो लोग बहुत अधिक नाराज हैं। आज वो मीटिंग में भी नहीं पहुंचे, और राणे के खिलाफ तो उन लोगों ने सरेआम मोर्चा खोला हुआ है। देखिए, बिहार जो है एक पैसा कमाने का राज्य से ज्यादा वो ह्यूमन पावर का एक सेंटर है, इसलिए वो किसी भी तरीके से अपनी कुछ पकड़ बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी छटपटा रही है। लेकिन जो नीतीश कुमार एक इतने लंबे समय से चीफ मिनिस्टर होने के कारण उनकी जो पकड़ है ब्यूरोक्रेसी की जिस तरीके की है, वहां की ब्यूरोक्रेसी में अभी आरएसएस और बीजेपी घुस नहीं पाई है। हालांकि एक आईपीएस ने इस्तीफा दिया, उसको एमएलए बना दिया उन्होंने, लेकिन वो उस आईपीएस का ये स्थिति नहीं थी कि वो एक बहुत सारे आईपीएस को इन्फ्लुएंस कर सके। इस समय जो उनका अपना ब्यूरोक्रेसी का नेटवर्क है, नीतीश कुमार का बहुत मजबूत है, और उसी ब्यूरोक्रेसी की नेटवर्क के बदौलत भारतीय जनता पार्टी उनके गढ़ को तोड़ नहीं पा रही है। बाकी तो बहुत सारी चर्चाएं सोशल मीडिया के चंडू खाने की खबर से ज्यादा मुझे नहीं लग रही है फिलहाल कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बन जाए और ये चीफ मिनिस्टर बन जाए और ये इसका गणित हो जाए। मुझे अभी इस प्रकार की कोई संभावना नहीं लग रही है। हाँ, ये बात तय है कि ये 5 साल सरकार शायद अभी फराह ने बोली थी या अमलेंदु भाई ने कि या तो नीतीश कुमार चलाएंगे या भतीजा चलाएगा। भारतीय जनता पार्टी की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी केंद्र में भी वैशाखी पे टिकी हुई है और राज्य में भी उसकी पार्टी वैशाखी पे गिरी हुई। देखिए, नीतीश कुमार के पास में इस समय 38% विधायक, यानी उनको
50 पे पहुंचने के लिए 12% ही चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी का सैचुरेशन पॉइंट है, उनके पास 12% पहुंचने के लिए उनको बहुत सारी गणित लगानी पड़ेगी। तो भारतीय जनता पार्टी का जो मंशा है, मदवे मुड़ी हिलावे वाला जो उनका सिद्धांत है, उसमें फिलहाल वो बिहार में उनको निराशा ही हाथ में लगेगी, ऐसा मैं महसूस कर रहा हूँ। जी राजीव जी जी जी। अमलेंदु जी क्या कहेंगे आप इस पे? अमलेंदु जी। निश्चित तौर पे एक चीज तो स्पष्ट है कि नीतीश कुमार अभी ना मतलब आसानी से हथियार डालने वाले नहीं है, ये बात तो एकदम स्पष्ट है। चाहे अमित शाह जी पहुंच जाएं तो नीतीश कुमार के हथियार इतनी आसानी से नहीं गिरवाए जा सकते, ये साफ है। दूसरा, जिन किशोर यादव का जिक्र कर रहे थे प्रशांत राजीव जी, आपको एक विजुअल याद के दौरान कि वो एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, वो अपने कपड़े दे रहे थे विधानसभा के अंदर, और वो कपड़े में फाले दे रहे थे। उस समय यही यादव ये बहुत गुस्से में तमतमाते हुए उठकर विधानसभा भंग कर दी थी उन्होंने, और चलते चलते अंदर जा रहे थे, उस डिप्टी चीफ मिनिस्टर को इशारा करते जा रहे थे, क्या यार तुम भी बात करते हो क्या है, मतलब ये उनका एक्शन जो था नंद किशोर यादव का काफी ज्यादा वायरल हुआ था। और वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर पहले विधानसभा अध्यक्ष रह चुके थे, और उनसे नीतीश कुमार का 36 का आंकड़ा था, उन डिप्टी चीफ मिनिस्टर से जो पहले विधानसभा के अध्यक्ष थे, जिन्होंने विधायकों को विधानसभा के अंदर पिटवाया था पुलिस से। तो इसका मतलब कि बीजेपी अपना नंद किशोर यादव का टिकट काटा ही इसलिए गया कि वो नंद किशोर यादव जो थे वो नीतीश कुमार के खिलाफ शायद काम करना नहीं चाहते थे, और जो दूसरा आरसीपी सिंह या कहीं एकनाथ शिंदे पैदा करने की जो कोशिश थी जेडीयू में, वो पूरी उस समय नहीं हो पाई थी। तो अब क्या इस समय नीतीश कुमार अच्छे तरीके से समझे हुए हैं, तो नीतीश कुमार इसीलिए नहीं छोड़ेंगे किसी भी हाल में स्पीकर का पद भी, कि मतलब कि वो किसी और को दिया जाए, और अगर किसी और को दिया जाएगा तो वो नीतीश कुमार के मन का ही स्पीकर होगा, ये एकदम नीतीश कुमार तय करके बैठेंगे। दूसरा राजीव जी, भारतीय जनता पार्टी को अगर अटल जी का सपना पूरा करना है तो उसको खरीद फरोख्त काफी ज्यादा करनी पड़ेगी। नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी से अलग होने के बाद खरीद फरोख्त की आवश्यकता नहीं होगी। ये दोनों की परिस्थितियों में अंतर है। यानी नीतीश कुमार अगर चाहें तो नीतीश कुमार पलटी मार के मुख्यमंत्री आसानी से बन सकते हैं, जो समीकरण है और जो राष्ट्रीय दल भी जो संकेत दे रहे थे उसके तरीके। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का चाहे कि नीतीश कुमार को धता बताकर वो अपना मुख्यमंत्री बना ले, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए संभव नहीं है, उसको खरीद फरोख्त करनी पड़ेगी, हॉर्स ट्रेडिंग करनी पड़ेगी, ये भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी है। तो यही मैं कह रहा हूं कि ज्ञानेश कुमार जी के इतने सहयोग के बावजूद भारतीय जनता पार्टी बिहार में फिलहाल अपने मंसूबों में उस तरीके से कामयाब होती हुई नजर नहीं आ रही है जो उसने सपनों में सोचा था। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और यहीं पर कहीं न कहीं बिहार का पेंच फंसा हुआ दिखाई देता है। कांग्रेस उधर आंदोलन की तैयारी कर रही है, और नीतीश बाबू जो हैं वो शपथ से पहले कैसे मोर्चा उन्होंने खोल रखा है, इसी की बात हम कर रहे थे, यही चर्चा कर रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप तमाम साथियों का, अमलेंदु जी, प्रशांत जी, पंकज जी, शकील जी और फर्रा शाकिब जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद इस चर्चा में बने रहने के लिए। आप तमाम साथियों, आप सबका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। श्री किरण जी लिख रहे हैं कि दलित परेशान है, किसान परेशान है, महिला परेशान, छात्र परेशान।